दोस्तों, जून की तपती दोपहरी में एक लड़का दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चला रहा था। धूप इतनी तेज पड़ रही थी कि उसने अपने आप को तेज धूप से बचाने के लिए चेहरे पर गमछा लपेट रखा था। उसकी रिक्शा में एक लड़की बैठी हुई थी। उसने भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका रखा था। लड़का रिक्शा को चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसे प्यास की शिद्दत उठती है, तो वहीं पास में उसे एक नल दिखाई देता है। वो रिक्शा में बैठी अपनी सवारी यानी कि उस लड़की से कहता है कि मैडम, मुझे प्यास लग रही है, मैं 2 मिनट रिक्शा को रोकना चाहता हूँ। लड़की कहती है, ठीक है, आप चले जाइए। लड़का रिक्शा को थोड़ा साइड में लगा देता है और नल पे पानी पीने चला जाता है। लड़का पानी पीने के लिए अपना गमछा चेहरे से खोल देता है और जैसे ही वो लड़की उस लड़के का चेहरा देखती है तो दंग रह जाती है। उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उस लड़के को पहचान लेती है जो रिक्शा चला रहा था। लड़की उसको इस हालत में देखकर काफी हैरान परेशान हो जाती है, लेकिन उससे कुछ बोल नहीं पाती। लड़का पानी पीने के बाद फिर से अपने चेहरे पर गमछा लपेट लेता है और रिक्शा के पास आ जाता है। अब जैसे ही दोबारा से रिक्शा को चलाने लगता है तो वो लड़की अपने बैग से छतरी निकालती है और उसके सिर पर उस छतरी को लगाकर बैठ जाती है। जब उसको अपने ऊपर ठंडी छाया का एहसास होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब देखता है कि ये तो मैडम ही छतरी लगाए बैठी हैं तो वो कहता है, मैडम, हमारी तो आदत है गर्मी में रिक्शा चलाने की। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आप छतरी अपने ऊपर लगाकर बैठ जाइए। हम गरीब आदमी हैं, हमें ऐसे ही जीने की आदत है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लड़की उसकी बातों को सुनती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है, ऐसे ही छतरी को उसके सिर पर लगाए रहती है। जब वो देखता है कि मैडम छतरी नहीं हटा रही हैं, तो वो भी रिक्शा को ऐसे ही चलाते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद मैडम का बैग लेकर उनके साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है। इसके बाद मैडम उसे किराया देने लगती हैं और अपना दुपट्टा जब चेहरे से हटाती हैं तो उस लड़की को देखने के बाद रिक्शा वाला अचंभे में पड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों, जब वो लड़की भी उसे रोते हुए देखती है तो उसकी भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी पैसेंजर जब उन्हें देखते हैं कि अभी अभी ये रिक्शा वाला इन मैडम को ट्रेन में बिठाने के लिए आया था, लेकिन इतनी ही देर में क्या हो गया जो ये रिक्शा वाला रो रहा है और इसके साथ में मैडम भी लगातार रोए जा रही हैं। क्या था इन दोनों के बीच में? कौन सा ऐसा रिश्ता था? क्या ये एक दूसरे को जानते थे? क्यों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे? दोस्तों, कुछ तो था इनके बीच, कोई तो रिलेशन था। सारी बातें जानेंगे आगे इस कहानी में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं, जिससे कि मेरा हौसला भी बढ़ते रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान मजदूर जिनका नाम राम सिंह होता है। राम सिंह की 3 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम पूजा होता है। पूजा को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। उसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसका बचपन से ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ी अधिकारी बने, और वो हमेशा से ही अपने पिताजी से कहती आई थी कि आप मेरी शादी जल्द मत करिए, मुझे टेंशन फ्री पढ़ने दीजिए। लेकिन पिता को ये बातें सताए रहती थीं कि मेरी 3 3 जवान बेटियां हैं, अगर मैं एक एक करके इनकी शादियों को नहीं करूंगा तो पास पड़ोस वाले मुझे तरह तरह के ताने मारेंगे। इसलिए वो अपनी बड़ी बेटी पूजा के लिए लड़का देखने लगता है। पास के ही एक गांव में एक लड़के का पता चलता है जिसका नाम राघव होता है। राघव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ले देकर जॉब पर लगा हुआ था। थोड़ी बहुत उनके पास खेती की जमीन थी। राघव देखने में काफी सुंदर, सुडौल और समझदार था। पूजा के पिता को लड़का बहुत पसंद आ जाता है। उसका एक फोटो लेकर अपने घर आ जाते हैं। पूजा की मम्मी को लड़का दिखाते हैं, फिर पूजा को दिखाते हैं, तो पूजा को भी लड़का पसंद तो आ जाता है,
लेकिन वो अपने पिता से कहती है कि अगर आप 1-2 साल और रुक जाते तो मैं अच्छे से अपने कंपटीशन की तैयारी कर लेती। मगर उसके पिता राम सिंह कहते हैं कि बेटी पढ़ाई लिखाई तो तुम जिंदगी भर करती रहोगी, लेकिन विवाह करने की एक उम्र होती है और तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम्हारे अलावा भी तुम्हारी 2 बहनें और भी हैं। अगर तुम्हारी शादी नहीं करूंगा तो कल लोग मुझे ताना मारेंगे, इसलिए समय से शादी करना सबसे अच्छा होता है। तुम शादी कर लो, इसके बाद जो मर्जी पढ़ाई करते रहना, कोई रोक टोक नहीं करेगा। लड़की भी इस बात को मान जाती है और राघव के साथ ही पूजा की शादी तय कर दी जाती है और तय की गई तारीख को पूजा और राघव की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। राघव जब पहली नजर पूजा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। पूजा बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखने के बाद राघव खुश हो जाता है, सोचने लगता है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो इतनी सुंदर बीवी मुझे मिली है। दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने लगते हैं। घर में जो पूजा के सास ससुर थे वो पूजा को बहुत मानते थे, उसे बहुत पसंद करते थे और अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। हमेशा पूजा के सभी काम को वो खुद ही कर देते थे, उसे किसी काम का दबाव नहीं आने देते। घर का खाना वगैरह पूजा की सास ही बना दिया करती थी। कहती थी कि पूजा बेटी अभी तुम आराम करो, तुम्हें तो आगे जिंदगी भर काम ही करना है, अभी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमें ही ये सब काम कर लेने दो। और वो काम करती रहती हैं। लेकिन पूजा बहुत संस्कारी थी, वो अपनी सास का हर काम में मदद करती थी, उनके साथ हाथ बटाती थी। एक दिन पूजा अपने पति से कहती है कि देखिए मेरा बचपन से ही सपना रहा है कि मैं पढ़ लिख कर कोई सरकारी अधिकारी बनूं। तो राघव कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा पढ़ने लिखने की है तो तुम पढ़ सकती हो। मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया था और ये प्राइवेट नौकरी करने लगा था, हमारे लिए भी अच्छा होगा अगर तुम पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी को हासिल कर लोगी तो जितना कद तुम्हारा ऊंचा होगा उतना ही हमारा भी होगा। राघव इस बात के बारे में अपने माता पिता से बताता है तो माता पिता भी कहते हैं अच्छी बात है, वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दिया जाए, काम वगैरह तो हम कर ही लेते हैं, घर में इतना कुछ काम भी नहीं रहता है। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी आजमगढ़ जाते हैं और एक कोचिंग सेंटर में पूजा एडमिशन ले लेती है और वो यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है। उधर राघव अपनी नौकरी पर जाता है और शाम को घर लौट आता है। इधर पूजा कोचिंग जाती और कोचिंग करके घर वापस आ जाती है। समय ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन कुछ दिनों में राघव को अलग ही महसूस होने लगता है, क्योंकि राघव जब भी पूजा का फोन ट्राई करता तो ज्यादातर उसका फोन वेटिंग में आता या बिजी आता था। और उसका फोन बिजी आने का कारण ये था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया रहती थी, जिस कारण उसका नंबर बिजी आता और ज्यादातर ऑनलाइन शो होता था। उसकी 2-3 कोचिंग की फ्रेंड थी, सहेलियां थी, जिनसे वो ज्यादातर कॉल पर बात करके पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करके डिस्कस किया करती थी। लेकिन जब भी राघव कॉल करता तो वो बिजी आती, जिस कारण राघव के दिमाग में गलत बातें बैठ जाती हैं। वो सोचने लगता है कि ये पढ़ाई लिखाई की आड़ में किसी और के साथ रंग रंगलियां मना रही है और मुझे धोखा दे रही है। काफी बातें उसके दिल दिमाग में बैठ जाती हैं और जब कई दफा उसके साथ ऐसा ही हो जाता है तो वो एक दिन पूजा से पूछ लेता है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तो तुम्हारा फोन हमेशा बिजी ही आता है, तुम किसी से बातचीत करती रहती हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा किसी और के साथ संबंध बना हुआ है। क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है, जो लड़कियां पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर निकलती हैं तो वो अपने पति को धोखा देकर बाहर किसी और के साथ रिलेशन में आ जाती हैं। कहीं तुम भी तो ऐसा ही नहीं कर रही हो पूजा? पूजा जब अपने पति की ये बातें सुनती है तो बहुत चक्का सी खड़ी रह जाती है और सोचती है कि मेरा पति मेरे बारे में कितनी घटिया सोच रखता है। फिर वो कहती है कि राघव ये गलत सोच अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसी बातें मत बोला करें, इससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा होती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ चाहे तो मुझे मंदिर में लेकर चलिए, मैं वहाँ भी हाथ रखकर कसम खा लूंगी, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। मैं जो कुछ भी बातचीत करती हूँ अपनी सहेलियों से पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड ही करती हूँ, इसलिए मेरा नंबर आपको बिजी मिलता होगा। लेकिन कहते हैं कि अगर इंसान के दिल दिमाग में कोई गलत सोच विचार एक बार पैदा हो जाए तो उसे अच्छाई बुराई कुछ दिखाई नहीं देती, वही सोच अपना विकराल रूप लेने लगती है। और राघव के साथ भी ऐसा ही होता है। वो पूजा की किसी बात का यकीन नहीं करता है, उसके दिल दिमाग में सिर्फ यही बातें थी कि जरूर इसका किसी
किसी और के साथ गैर संबंध है और ये उसी से बातचीत करती रहती है। ऐसे ही एक दिन शाम को जब वो अपने काम से घर वापस आता है और इससे पहले जब वो ऑफिस में था तो पूजा को कई बार कॉल कर चुका था लेकिन नंबर बिजी ही चल रहा था। बहुत ज्यादा गुस्से में ऑफिस से घर पहुंचता है और आते ही पूजा से पूछता है कि तुम्हारा फोन आज सुबह से बिजी क्यों आ रहा है? क्या कर रही थी तुमने अपना कोई यार बना रखा है? मेरी पीठ पीछे तुम उसी से बातचीत करती हो। इतनी गंदी गंदी बातें वो पूजा के बारे में बोल देता है जिससे पूजा बहुत ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है क्योंकि किसी भी औरत या किसी भी लड़की के ऊपर इस तरह से इल्जाम तराशे जाएंगे तो उसका गुस्सा हो जाना संभव है। इसके बाद दोनों के बीच काफी तू तू मैं होती है। इसी बीच राघव के माता पिता भी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं लेकिन इनकी बोलचाल इस हद तक बढ़ जाती है कि राघव पूजा को एक दो थप्पड़ भी मार देता है। जब पूजा के ऊपर वो हाथ उठा देता है तो पूजा को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो वहीं बैठकर कुछ देर रोने लगती है और फिर अपने पिता को फोन करके कहती है, मुझे इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकना है। जो आदमी मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मेरी सही से पहचान नहीं कर सकता, तो मैं कितनी ही पतिव्रता होकर क्यों न रह लूं, ये व्यक्ति हमेशा ही मेरे ऊपर उंगली उठाएगा क्योंकि इसके दिल दिमाग में जो बात बैठ चुकी है वो तो कभी निकल नहीं सकती है। इसलिए मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, उसके सास ससुर भी समझाते बुझाते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हम राघव को अच्छे से समझाएंगे। लेकिन पूजा बहुत गुस्सा हो चुकी थी। वो अपने पिता से बोल देती है कि मैं अब घर आ रही हूँ और मुझे इसके साथ नहीं रहना है। वो अपने घर पहुंच जाती है। माँ बाप उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना था। पति पत्नी में थोड़ा बहुत नोक झोंक चलती रहती है लेकिन इतना भी तुम्हें उतावला नहीं होना था और राघव को भी तुम्हारे ऊपर इस तरह से शक नहीं करना चाहिए। गलती उसकी भी है तो गलती तुम्हारी भी है। एक छोटी सी गलती को लेकर तुम अपने मायके आ गई हो। तो पूजा कहती है, मैं हरगिज उस इंसान के साथ नहीं रहूंगी और वो राघव को छोड़ अपने माता पिता के साथ ही रहने लगती है। इसके बाद वो फिर से कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेती है और यूपीएससी की तैयारी करती रहती है और तलाक के कागजात अपने पति को भेज देती है। उधर राघव सोचता है कि मैं गुस्से में था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं उसे मनाकर घर ले आऊंगा। लेकिन जब पूजा तलाक के पेपर भेज देती है तो राघव फिर से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर पेपर पर सिग्नेचर करके भेज देता है। एक दो तारीख कोर्ट में लगती हैं और आखिरकार दोनों का तलाक हो जाता है। लेकिन तलाक के साथ मुआवजे के तौर पर राघव से मोटी रकम मांगी जाती है। राघव के पास इतना पैसा नहीं था इसलिए वो अपनी खेती की जमीन बेचकर मुआवजे की रकम अदा कर देता है। लेकिन पूजा को पैसा मिल जाता है लेकिन राघव की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। प्राइवेट नौकरी से बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा था इसलिए वो ये नौकरी छोड़कर दिल्ली पैसा कमाने के लिए चला जाता है। पूजा दिन रात मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटी जो हो गया उसे छोड़ो, अब तुम दूसरी शादी कर लो, आगे पहाड़ जैसी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी। लेकिन पूजा शादी करने से इनकार कर देती है। कहती है कि दूसरा पति भी इसी तरह से मुझ पर शक करेगा तो मैं क्या करूंगी, मुझे अब शादी नहीं करनी है, बस अब अपने लक्ष्य को हासिल करना है। उसके बाद पूजा 2 बार टेस्ट देती है लेकिन दोनों बार फेल हो जाती है। हिम्मत नहीं हारती, अपना हौसला बुलंद रखती है, फिर से टेस्ट देती है और इस बार भगवान की कृपा और अपनी मेहनत से सफलता पूर्वक पास हो जाती है। उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो एसडीएम बन जाती है। घर परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। पूरे गांव में भी खुशी का माहौल पैदा हो जाता है कि हमारे गांव की लड़की एसडीएम बनने जा रही है। इसके बाद वो ट्रेनिंग लेने के लिए आती है तो वो अपने माता पिता से कहती है, मैं जा रही हूँ, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद घर आऊंगी और धीरे धीरे पैसा कमाकर अपनी दोनों बहनों की शादी कराऊंगी। मेरी शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं करेगा। फिर वो आजमगढ़ से बस में बैठ दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली बस स्टैंड पर रिक्शे वाले से बोलती है, मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाना है। तो रिक्शा वाला अपनी मन मर्जी का पैसा मांगता है, कोई 250 रुपए मांगता है तो कोई 200 रुपए मांगता है। तभी एक रिक्शे वाला अपने मुंह पर गमछा लपेटे उसके पास आता है और पूछता है, मैडम कहाँ जाना है आपको? तो कहती है, मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है। वो कहता है, आइए
मेरी रिक्शा में बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा। वो कहती है, बताओ कितने रुपए लोगे? यहाँ तो सभी 250, 200, 300 रुपए मांग रहे हैं। इतने पैसे तो मैं नहीं दूंगी, इसलिए पहले ही बता दो तुम कितने रुपए लोगे। वो कहता है, आपकी जो मर्जी दे देना मैडम। तभी वो कहती है, नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, पहले साफ साफ बताओ कितना रुपया लोगे। वो कहता है, अच्छा आप 100 रुपए दे देना। पूजा रिक्शा में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो पानी पीने के लिए रुकता है और अपना गमछा उतारता है तो पूजा उसका चेहरा देखकर दंग रह जाती है। वो पहचान जाती है कि ये तो मेरा तलाकशुदा पति ही है। सोच में पड़ जाती है कि इसके पास तो नौकरी थी, जमीन जायदाद थी, तो ये यहाँ रिक्शा चलाने के लिए मजबूर क्यों है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि उससे कोई बात कर पाए। वो पानी पीने के बाद रिक्शा पर आ जाता है। उसके आने के बाद पूजा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो रिक्शा चलाने लगता है। धूप और गर्मी से उसकी शर्ट पसीने से भीग रही थी। पूजा से रहा नहीं जाता। वो अपना छाता निकालती है और उसके ऊपर लगाकर बैठ जाती है। अब थोड़ी देर के बाद रिक्शा स्टेशन पर पहुंच जाता है। पूजा पैसे देती है और अपने चेहरे से दुपट्टा हटा देती है। जैसे ही राघव मैडम का चेहरा देखता है वो अवाक रह जाता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो फिर पूजा उससे कहती है कि अगर आपके पास 5-10 मिनट का टाइम हो तो मेरे साथ यहीं बैठ जाओ, कुछ देर बातचीत कर लेते हैं, अभी मेरी ट्रेन आने में टाइम है। राघव पूजा के साथ पास में ही पड़ी एक बेंच पर बैठ जाता है। पूजा उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे। पूजा उससे पूछती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे पास तो नौकरी थी, खेती बाड़ी थी, जमीन थी, तुम्हारे आगे क्या मजबूरी आ गई जो तुम यहाँ रिक्शा चला रहे हो। राघव उसकी तरफ डबडबाती निगाहों से देखता और कहता है, ये सब तुम्हारी ही देन है ना ही तुम मुझे तलाक देते और ना मेरा ये हाल होता, क्योंकि कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर 8 लाख रुपए रखे थे, जिसको अदा करने के लिए मुझे अपनी खेती की जमीन बेचनी पड़ी। इसके बाद सिर्फ नौकरी से घर का खर्चा नहीं चल रहा था, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ गया और यहीं दिल्ली में रिक्शा चलाने लगा। फिर वो कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसी हो और कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है, मैं एक एसडीएम बन चुकी हूँ और ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ जा रही हूँ। राघव ये बात सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन पूजा से नजरें नहीं मिला पाता। कहता है कि अब तो तुम एसडीएम बन जाओगी, अब मैं और क्या ही कह सकता हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तब भी तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसी समय तुमने तलाक के पेपर भेज दिए तो मैंने भी गुस्से में उस पर सिग्नेचर कर दिए। मुझे इस तरह से ईगो में नहीं आना चाहिए था। गलती हम दोनों की ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ज्यादा गलती मेरी है, क्योंकि मैंने खामखा तुम पर शक किया। जब तुम चली गई थी तो मैंने तुम्हारी सहेलियों से तुम्हारे बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि तुम कहीं से भी गलत नहीं थी। ये सब मेरा ही दिमागी पागलपन था, जिसकी वजह से हम दूर दूर हो गए और हमारा हंसता खेलता जीवन बिखर गया। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। कहाँ तुम एसडीएम और मैं एक रिक्शा वाला, बस दुआ ही करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। पूजा राघव को ऐसी बातें बोलती सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। उसको अपनी बाहों में भर लेती है। कहती है, गलती जितनी तुम्हारी थी उतनी भी मेरी भी थी। मुझे सिर्फ जरा सी बातों को लेकर घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था और गुस्से में आकर मुझे तलाक के पेपर नहीं भेजने थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में मैंने बहुत सोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तलाक के बाद मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस किया और टेस्ट पास करके एसडीएम बन गई। आज ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। राघव कहता है, अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, तुम्हारा रास्ता अब अलग है। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। तुम्हारा और मेरा मेल तो अब हो ही नहीं सकता। अब मेरी गलती को एक भूल समझकर माफ कर देना। इतना कहकर वो रोने लगता है। पूजा उसे चुप कराती है। कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका दो। वो उसे अपना नंबर दे देती है कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझे फोन कर लेना। इतने में ही ट्रेन भी आ जाती है। राघव उसको ट्रेन में बैठा देता है। ट्रेन चलने लगती है। अगले दिन शाम को राघव उसे कॉल कर लेता है और दोनों बातचीत करने लगते हैं। धीरे धीरे बातचीत 2-4 मिनट से 2-4 घंटे तक होने लगती है। सभी पुराने यादें ताजा हो जाती हैं और देखते देखते दोनों को अपनी गलतियों
गलतियों का एहसास होने लगता है और आखिरकार बातों ही बातों में दोनों उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि फिर से एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। पूजा एक दिन उससे कहती है कि राघव तुम भी यहीं आ जाओ, मैंने यहाँ रूम ले रखा है, दोनों एक साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राघव तुरंत टिकट रिजर्व कराता है और चंडीगढ़ जाने से पहले अपने माता पिता को बताता है कि वो दिल्ली से चंडीगढ़ किसी काम के सिलसिले में जा रहा है। पूजा के बारे में अपने माँ बाप से अभी कुछ नहीं कहता है और फिर वह चंडीगढ़ पहुंच जाता है और पूजा के पास ही रहने लगता है। फिर एक दिन दोनों दोबारा से शादी करने का फैसला करते हैं और एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं। इसके बाद कोर्ट से दोबारा कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं और फिर दोनों अपने घरों में बता देते हैं कि हमारी मुलाकात हुई थी और बातचीत करते हुए हमें अपनी गलतियों का पछतावा हुआ और अब हम दोनों शादी कर चुके हैं। दोनों के माँ बाप ये खबर सुनकर खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों का घर फिर से बस गया है, वरना इनके संभलने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रेनिंग पूरे होने के बाद पूजा राघव को साथ लेकर अपने घर जाती है, अपने माँ बाप से मिलती है और एक बार फिर से उसके माँ बाप राघव के साथ उसकी विदाई कर देते हैं। अपने ससुराल पहुँचती है, वहाँ भी उनका खूब जोर शोर से स्वागत किया जाता है। इसके बाद पूजा की पोस्टिंग पास के जिले में ही हो जाती है, उसको एक सरकारी आवास भी मिलता है। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक साल बाद उन्हें एक बेटा नसीब होता है, घर में खुशी का माहौल बन जाता है। इसके बाद पूजा अपने पिता से किए हुए वादे को पूरा करती है और अपनी बहनों की शादियां काबिल ऑफिसर से करा देती है। अपने पति को भी प्राइवेट कंपनी में जॉब पर लगवा देती है। दोनों परिवार आनंद से अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।